हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर लेकर के आया हूं मैथ का क्वेश्चन। और आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आता हूं। अगर और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी आएगा, उस घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बगल में डिसलाइक का भी बटन होगा। अगर नहीं लगेगा अच्छा तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। समझिएगा, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है, शेषफल कितना आता है, 4 आता है। तो 2n को जब 6 से विभाजित किया जाएगा तो कितना आएगा शेषफल, यही बताना है। समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, अगर n के जगह पे हम n के जगह पे यहाँ लिख दें, क्या यही लिख देते हैं, इधर इसको लिख देते हैं 2n/6 में अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए, n के जगह पे अगर हम 10 दे देते हैं और 10 में जब 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना, यही 4 आएगा, यही 4 आएगा ना। तो उसी प्रकार जब n के जगह पे हम 10 रखेंगे तो 10 दूनी कितना होगा, 20। 20 में जब 6 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा 2। आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 2। बस आंसर हो गया। इतना ही काम करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लग रहा है और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई। देखिए, अगला सवाल है, 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्याओं के बराबर है तो चारों संख्याओं का योग कितनी होगी। देखिए, 60 का लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक। 60 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से खिलाएंगे 30 होगा, फिर 2 से खिलाएंगे कितना होगा, 15 होगा, और फिर 3 से खिलाएंगे कितना हो जाएगा, 5। तो हमको बोला था क्रमिक, 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 60 है। 4 क्रमिक संख्याओं का, तो देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे, क्रमिक संख्या, 4 क्रमिक संख्या और जिनका लघुत्तम कितना होना चाहिए, 60। तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 5। 4 क्रमिक संख्या हो गया। इनका जब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो आपका 60 ही होगा। इनका एलसीएम लीजिएगा तो 60 ही होगा। अब बोल रहा है कि पहली दो संख्या का योग इस चौथी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, 3 और 2, पहली दोनों संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर हो रहा है, 5 के बराबर हो रहा है। बोल रहा है अगर ऐसा होता है तब चारों संख्याओं का योग क्या होगा। बस चारों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर 14। इनको जोड़ लेंगे, 14 हो जाएगा। 5 4 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14। बोला अगर ये बात फॉलो कर रहा है, अगर यह बात सेटिस्फाई कर रहा है तब इन चारों का योग क्या होगा, इन चारों का योग क्या हो जाएगा, 14। बस आपका यही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। बहुत मजेदार सब क्वेश्चन लेकर के आते हैं दोस्त, और एग्जाम के व्यू से तो बहुत ही ज्यादा VVI, बहुत ही ज्यादा। देखिए अगला सवाल, समझिएगा। बोल रहा है वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का 80% था। 2002 में मूल्य उसके मूल्य का 60% था। तो 2001 से 2002 तक मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी आई। देखिएगा यहाँ पे 2001 में जो था, 2001 में और 2002 में, 2001 में जो था 80% था और 2002 में कितना हो गया, 60%। तो कितना कमी आया, कितना का कमी आया, 20% का। 20 का जो कमी आया किस पर आया, इस 80 पर आया है, इस 80 पे आया है ना। 2001 में 80% मूल मूल्य का था और 2002 में मूल मूल्य का कितना था, 60% था। तो कितना का कमी आया, 20 का आया। 20 का कमी किस पर आया होगा, इस 80 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 20 चौक 80 और 4 से कटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 25%। कोई दिक्कत है, बस आपका आंसर हो गया। इतना ही तो काम ही करना है और कुछ सवाल में जान ही नहीं है। देखते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं।
सवाल देखिए, सवाल जब देखिएगा तो लगेगा कि बनेगा ही नहीं, ये कैसे बनेगा, लेकिन सवाल में कोई जान प्राण नहीं रहता है। आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। तो इसलिए ट्रिक पर कोई भी सवाल अगर बनाते हैं तो कितना ट्रिक याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट से बनाइए, आपका सवाल, हर सवाल आपसे बनेगा। देखते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आता होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। बोल रहा है, जब एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीदी, उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया, उसे 150 रुपये प्रति मशीन लाभ हुआ, उसे मरम्मत पर कितने रुपये खर्च किए गए। देखिए, ये 30 खराब मशीन खरीदा है, 30 खराब मशीन खरीदा है 1000 रुपये में, सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। 30 खराब मशीन खरीदा है 1000 रुपये में, और इसने क्या किया, प्रत्येक मशीन को 300 रुपये पर बेचा। प्रत्येक मशीन को कितने में बेचा, 300 रुपये में बेचा। तो 30 मशीन को कितने में बेचा होगा इसने, 30 गुना कितना कर देंगे 300, मतलब 9000 में बेचा होगा। कोई दिक्कत है समझने में। इसने 30 खराब मशीन 1000 रुपये में खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, और इसने एक मशीन को 300 रुपया में बेचा है, तो 30 मशीन को कितना में बेचा होगा, 900 रुपया में। 300 रुपया प्रति मशीन की दर से बेचा, तो 300 रुपया प्रति मशीन की दर से बेचा। प्रति का मतलब होता है एक मशीन का दाम 300 रुपया है, तो एक मशीन का दाम 300 है, तो 30 मशीन का दाम कितना हो गया, 9000। मतलब 9000 रुपये में उसने क्या किया, मशीन को बेच दिया, 300 मशीन को। और बोल रहा है कि प्रत्येक मशीन पर उसे 150 रुपये की लाभ हो रहा है। तो 30 मशीन पर उसे कितना लाभ हुआ होगा, 30 मशीन पर उसे कितना लाभ हो गया होगा, 4500 रुपया। इतना इसका क्या हो गया है, लाभ हो गया है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, इसने 1000 में खरीदा और एक मशीन को 300 में बेचा, तो 30 मशीन को 9000 में बेचा, और एक मशीन पर 150 रुपया लाभ हुआ है, तो 30 मशीन पर कितना हुआ लाभ, उसे 4500 रुपया का लाभ हुआ। और बोल रहा है, सवाल में पूछ रहा है आंसर हमें कि उसने मरम्मत में खर्च कितना किया, क्योंकि वो 1000 में 30 मशीन जो खरीदा था, खराब मशीन खरीदा था, तो उसे ठीक करके बेचेगा ना, कि खराब लाया और खराब ही बेचेगा, नहीं। तो उसने ठीक करवाया, ठीक करवाने में उसे कितना खर्चा बैठा, इसी को हमको बताना है कि उसने जो मशीन 1000 रुपये में 30 मशीन खरीद के लाया था, तो उस 300 मशीन पर उसे कितना खर्च बैठा, उसके मरम्मत में कितना खर्च बैठा, ये हमसे पूछ रहे हैं। आप बताइए कि इसने 9000 में मशीन को बेचा है, 9000 में मशीन को बेचा है 300 मशीन को, और 300 मशीन पर इसे 4500 रुपया का लाभ हुआ। तो इसका मतलब है कि इसको जो खर्च बैठ गया होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस जो बैठ गया होगा, कितना बैठा होगा, 4500 रुपया। 4500 रुपया इसके थैली से लगा होगा, कोई व्यक्ति होगा उसके थैली से 4500 रुपया लगा होगा, तब जाकर के बेचा, तो उसे कितना में बेचा, 4500 रुपया का लाभ हुआ। मतलब 9000 में बेचा तो 4500 रुपया का लाभ हुआ। तो उसको मशीन पर मरम्मत और उसने जो खरीदा था 1000 रुपये में, वो दोनों मिला करके उसे कितना खर्च बैठ गया, 4500 रुपया। तो अब बताइए, 1000 में तो उसने खरीद कर लाया था, और मरम्मत में कितना खर्च किया होगा, तो 1000 इसमें माइनस कर देंगे, 1000 इसमें माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3500 रुपया। और यही क्या हो गया, मरम्मत का खर्च। मरम्मत में खर्च कितना किया था, 3500 रुपया, क्योंकि 1000 में उसने तो खरीद करके लाया था, और एक्स्ट्रा उस पर खर्च कितना किया था, 3500, जो कि उसको खरीद कितना पड़ गया था, टोटल खरीद 4500 रुपया पड़ गया था, जिसमें से लाभ उसको कितना हुआ, 4500 रुपया लाभ हुआ। उसको टोटल खरीद कितना पड़ गया, उसको मरम्मत और खरीद करके 1000 में लाया, और उस पर मरम्मत किया 3500 का, तो टोटल उसको पड़ गया 4500 रुपया, और 4500 रुपया का लाभ हुआ, तब जाकर के बेचा था मशीन कितना में, 9000 में बेचा था। अगर हमसे पूछता लाभ कितना हुआ, तो लाभ आपका कितना हो जाता, 4500। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मरम्मत में खर्च कितना किया, तो मरम्मत में खर्च कितना किया है, 3500 रुपया। बस आपका यही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ भी जान प्रान नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए इतना करते हैं और कुछ नहीं। नहीं तो समझ जाइएगा तो चुटकियों में इसको बना सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल।
यदि कोई धनराशि का साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? समझिएगा इसको। देखिए कोई मूलधन होगा और यह 4 वर्ष में, कितना वर्ष में, 4 वर्ष में हो गया 12,900 रुपया, फिर अगले 5 वर्ष में हो गया ये 14,250 रुपया। समझिएगा इस सवाल को। कोई मूलधन होगा और यह 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 12,900 रुपया हो जाती है और अगले 5वें वर्ष में कितना हो जाता है, 14,250। तो आप बताइए कि यह 4 वर्ष में चौथा वर्ष कितना हो गया था, 12,900 और 5वां वर्ष हो गया 14,250। तो इस एक वर्ष में कितना ब्याज हुआ, इस एक वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा? तो एक वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, तो 14,250 में घटा देंगे 12,900 तो कितना ब्याज हो जाएगा, 3,500 रुपया। ये 3,500 रुपया जो निकल गया, कितना वर्ष का ब्याज निकला, एक वर्ष का ब्याज निकला। कितना वर्ष का ब्याज निकल गया, एक वर्ष का ब्याज निकल गया। अब बताइए कि अगर हमें मूलधन पता करना है कि इसका मूलधन, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, इसको पता करना है तो एक वर्ष का ब्याज कितना है, 3,500 रुपया। और ये मूलधन 4 वर्ष में इतना हुआ है तो 4 साल का ब्याज अगर हम निकाल लेते हैं तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,400 रुपया। कितना हो जाएगा, 5,400 रुपया। मतलब 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा, 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5,400। आप बताइए अगर ये जो मिश्रधन हुआ है, इसको मिश्रधन बोलेंगे, कोई मूलधन था और ये 4 वर्ष में 12,900 रुपया हो गया तो ये क्या कहलाएंगे, मिश्रधन कहलाएंगे, अमाउंट कहलाएंगे। अगर हम 4 वर्ष का ब्याज इस मिश्रधन में घटा देते हैं इस 5,400 को तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं, क्या कोई दिक्कत है? अगर हम इस 4 वर्ष के मिश्रधन में, 4 वर्ष के बाद इतना मिश्रधन हो गया तो इसमें तो ब्याज भी जुटा होगा 4 साल का। इस 4 वर्ष का ब्याज अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मूलधन मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम 12,900 में घटा देंगे कितना, 5,400 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,500। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसका जो मूलधन था, प्रिंसिपल वैल्यू था, कितना था, 7,500 रुपया। और यही 4 वर्ष में कितना हो गया, 12,900 रुपया। तब बोल रहा है कि इसका ब्याज दर बताइए, रेट बताने बोल रहा है, दर बताने बोल रहा है। तो देखिए SI बराबर आप लोग जानते हैं PRT/100 होता है, फार्मूला जानते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय बटे 100। तो आपका 4 वर्ष में ब्याज कितना हुआ था, 5,400 ना। 4 वर्ष का ब्याज कितना हुआ था, 5,400 रुपया। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5,400। मूलधन आपका कितना है, 7,500 और रेट आपको निकालना है और समय कितना लगा था, 4 वर्ष बटे में कितना दे देंगे, 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 75 गुना 4 करेंगे तो 300 होगा और 300 से कटा देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 18। तो आपका रेट जो निकल गया, रेट कितना निकल गया, 18%। बस आपसे यही पूछा था कि इसकी ब्याज दर क्या होगी, इसकी ब्याज दर हो गया कितना, 18%। बस आपका यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, किसी भाई को दिक्कत है समझने में, कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है और लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। देखिए हम ट्रिक पर नहीं बताते, हम हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे बताते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट्स पे बताने पर क्या होता है कि एक सवाल अगर हम बताएंगे तो आप हजारों सवाल बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक कितना दिन तक याद रहेगा, तुरंत भूल सकते हैं आप। चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखिए समझिए इसको, इस सवाल को समझिए कैसे बनाइएगा। कोई मूलधन होगा, हम मान लेते हैं कि मूलधन 1 था और यह 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कोई मूलधन P था, कोई मूलधन था और वह 1 था मान लिए। और 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में यह 2.25 हो जाती है।
इसका मतलब मिश्रधन हो गया। जाना का मतलब मिश्रधन होता है, हो जाएगी मतलब मिश्रधन हो जाएगी। तो कोई मूलधन 1 था और यह 2 वर्ष में कितना हो गया 2.25। इसका पॉइंट उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 100। इस 100 को इधर भेज देंगे तो 100 बराबर 225। आपसे 2 वर्ष का है तो वर्गमूल कर दीजिए, 3 वर्ष कहेगा तो घनमूल कर दीजिएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 225 का वर्गमूल 5। देखिए आपका मूलधन 10 था, मिश्रधन 15 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा 5। ये जो 5 ब्याज बढ़ा होगा किस पर, इस 10 पर बढ़ा होगा। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 खत्म, आपका आंसर हो गया 50%। क्या कोई दिक्कत है? आप चुटकियों में कर सकते हैं। 2 वर्ष कहेगा तो वर्गमूल, 3 वर्ष कहेगा तो घनमूल कर दीजिएगा। बस आपका 3 वर्ष तक का ही पूछता है अधिकतर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर रहा है, समझिएगा ये सवाल को। ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में। और बी और सी कितने दिन में? बी और सी 16 दिन में। तो इनका एक कुल काम निकाल लेते हैं। तो कुल काम इन दोनों का एलसीएम होता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ये क्या निकल गए? कुल काम या कुल कार्य भी बोल सकते हैं। इनका क्षमता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इनका क्षमता। तो बरचौक 48, 4 हो जाएगा, 16 48, 3 हो गया। मतलब ए और बी की जो क्षमता है एक दिन में 4 काम कर सकता है, और बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। फिर बोला कि ए ने 5 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया है? 5 दिन तक काम किया है। तो 5 दिन इसमें करवा दीजिए, तो 5 चौक कितना काम हो जाएगा? 20 काम। आप बताइए कि ए ने 5 दिन तक काम किया, तो इसमें तो बी भी मिला हुआ है ना। इसका मतलब ए तो 5 काम कर दिया, 5 दिन तक काम किया, लेकिन बी भी 5 दिन तक इसमें काम कर दिया है। बी भी 5 दिन तक काम कर दिया है, क्योंकि दोनों का क्षमता कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। इन दोनों का जो क्षमता दिया गया है कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो बोल रहा है ए ने 5 दिन तक काम किया है, तो ए 5 दिन तक काम किया है, तो 5 गुना 4 करेंगे तो मतलब 20 काम खत्म हो गया। 20 काम जो खत्म हुआ होगा, इसमें ए तो 5 दिन किया ही होगा, लेकिन बी भी 5 दिन किया होगा। फिर बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फिर बी ने 7 दिन तक काम किया। अब बताइए बी ने 7 दिन तक काम किया, तो बी तो यहाँ पर 5 दिन कर दिया है, तो इसका मतलब 2 दिन यहाँ किया होगा। बी यहाँ 2 दिन किया होगा, तब जाकर के 7 दिन पूरा गया होगा। तो 2 यहाँ है, तो 2 से इसमें क्या कर देंगे? गुना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो 6 काम किया तो बी अकेला थोड़ो किया, इसमें सी भी मिला हुआ है, तो सी भी 2 दिन काम किया होगा। सी भी तो 2 दिन काम किया होगा, तो 2 दिन सी भी काम किया, बी भी 2 दिन काम किया, तब जाकर के 6 काम फिनिश हो गया। तो आप बताइए कि 20 और 6 26 काम तो आपका खत्म हो गया। तो 48 में से 26 काम खत्म हो गया, तो शेष काम आपका कितना बच गया? 22 काम बचा हुआ है। अब बोल रहा है फिर सी ने 13 दिन तक काम किया। सी ने 13 दिन तक काम किया। आप बताइए कि सी तो 2 दिन काम कर चुका है, यहीं पे काम कर दिया है 2 दिन, तो अब उसका काम जो बचा होगा कितना दिन का बचा होगा? 11 दिन का। तो आप बताइए 11 दिन अगर हम काम में से, कुल काम में से अगर दिन से भाग देंगे तो हमें क्षमता का पता चलता है। तो 22 में अब सी का जो दिन बचा हुआ है कितना बचा है? 11। तो 11 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब सी का जो क्षमता है करने का कितना है? 1 दिन में 2 काम कर सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुल काम में से दिन से भाग देंगे तो क्षमता का पता चलता है, कुल काम में से अगर क्षमता से भाग देंगे तो हमें दिन का पता चलता है। तो कुल काम में से अगर हम दिन से भाग दिए तो क्षमता निकला, अगर हम क्षमता से भाग देंगे तो दिन निकलेगा। इसका मतलब सी का जो क्षमता है 1 दिन में 2 काम करने का, तो बोल रहा है कि सी से पूरा काम अगर हम करवाते हैं तो कितना दिन में फिनिश कर देगा? अगर ये कुल काम सी से ही करवाएंगे
तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो टोटल काम 48 है और सी का जो क्षमता है, सी का जो क्षमता है कितना है, सी का क्षमता 2 है। किसका क्षमता है, सी का क्षमता, सी का क्षमता एक दिन में 2 काम करने का है, तो 48 काम करने में कितना दिन लगाएंगे, तो कटा देंगे तो इसको कितना हो जाएगा 24 दिन। मतलब 24 दिन में ये क्या करेंगे, 48 काम को फिनिश कर देंगे। बस आपका यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, फिर अगली वीडियो में लेकर के